जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हमने हिंदी का पेपर इससे पहले तक 5 सेट कर लिया है। ये हमारा लास्ट सेट है। आप इसे ज़रूर देख कर जाइएगा क्योंकि 6 सेट आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और भी मैं कुछ 5-5 मिनट की 6-6 मिनट करके वीडियोस डालता रहता हूँ, जैसे आप लोग का पत्र हो गया, निबंध हो गया। ये सारी वीडियो भी आप लोग प्लीज़ देख लिया करिएगा क्योंकि हम आप लोग के लिए बनाते हैं, क्योंकि आप लोग जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो जाए, क्योंकि आप लोग वहाँ पेपर में जाकर अच्छा परफॉर्म करके आएँ। तो आप लोग वीडियो को पहले लाइक कर दें और चैनल कर ले सब्सक्राइब। हम लोग 2026 का हिंदी का पेपर देख रहे हैं जो कि आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हिंदी 100% है कि आपके पेपर में छपने वाली है। हम लोग का कोड है 901। हम लोग का यहाँ पर मैंने आप लोग के लिए सर्कल बना दिया है कि हम लोग का बीए जो है वो 801 का बीए है। तो आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा गोची कांचा हो गया है तो इस पर ध्यान न दें। आप लोग पूर्णांक पर ध्यान दें, पूर्णांक 70 है। आप लोग को जो पेपर में करके आने आप लोग के 30 नंबर बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे, बाकी सारे की आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे मैं बहुत सारे प्रश्नों को यहाँ पर लेकर आया हूँ जो कि आप लोग का पूरा मतलब पेपर का सेट ही है। तो मेरे पास जितने पेपर थे मैंने और करा दिए हैं। तो आप लोग मैं इसका एक पीडीएफ फॉर्म में एक पेज में करके रखा हूँ, उसे हम लोग चलिए देखते हैं। उसी में हम लोग सारा का सारा देखेंगे और मैं इसमें टिक करके रखा हूँ क्योंकि आप लोग को डायरेक्ट आंसर भी देना रहता है, तो मैं आप लोग का आंसर डायरेक्ट दे दूँगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये हमारे प्रश्न है। हम लोग इन्हें प्रश्नों को देखेंगे। आप लोग को बिल्कुल शांति से इन प्रश्नों को देखना है, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है, बहुत ज़्यादा हंगामा नहीं करना है। आप लोगों को जो कि मैं पढ़ा रहा हूँ 100% आएगा। अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देख रखी पेपर की तो ज़रूर देख लें। वीडियो को लाइक करें। हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं रचना की विधा है। हम लोग ने पढ़ा क्या भूलूं क्या याद करूं हम लोग की आत्मकथा है। जैसा कि मैंने इससे पहले भी आप लोग को पढ़ा रखा है कि ये आत्मकथा है। तो मैंने आप लोग से बोला था कि आप लोग को याद करके रखना होगा कि कौन कौन सी आत्मकथा है। ये किसकी है? उनकी है आत्मकथा, हरिवंश राय बच्चन जी की है। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन जी की है। मैंने इससे पहले भी आप लोग को बताया था नीर का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन जी का, तो आप लोग उसे याद कर लीजिएगा। लिखी काग कोरे रचना के लेखक हैं। चलिए, तो हम लोग तो इसके हो जाएंगे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी। हम लोग का राइट आंसर है, तो आप लोग इसे ये देखते चलिएगा। रामचंद्र शुक्ल की रचना है। हम लोग की त्रिवेणी जो है ये हम लोग की रामचंद्र शुक्ल जी की है। तो आप लोग को याद रखना होगा, मैंने आप लोग को करा रखा है उनकी जीवन परिचय और रचना है। आप लोग उसे जाकर जरूर देखें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न में। चलिए, हम लोग का हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है। परीक्षा गुरु जो है हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास है। और अगर पूछ लेते हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन है तो इंदुमती आप लोग को होगा। वो भी आप लोग कॉपी में लिखिएगा क्योंकि मैंने इससे पहले करा रखा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप लोग अब ज़्यादा बहुत इधर उधर मत भागिएगा। आप लोग जो बता रहा हूँ उसे लिखिएगा। शुक्लयोत्तर युगीन लेखक हैं। शुक्लयोत्तर युग के हम लोग के जो लेखक हैं ये हम लोग के हो जाते हैं जयशंकर प्रसाद, क्योंकि शुक्ल युग का मैंने आप लोग को लिखा रखा है। अगर शुक्ल युग में देखा जाए तो जयशंकर प्रसाद का देगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का देगा, कृष्ण प्रेमी हरि को देगा। तो आप लोग को तीनों ये हैं कि आप लोग इनको याद कर लीजिएगा। शुक्लयोत्तर युग पूछे या शुक्ल युग पूछे, तीनों लोग को लगाना है आप लोग को, अगर चाहे जो भी होगा। ऑप्शन में 3 में से कोई एक ही होगा। और हम लोग के चलिए रीतबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। रीतबद्ध जो काव्य धारा है इसके हम लोग के कवि हैं। तो हम लोग के बिहारी जो जी है ना, वो हम लोग के रीतबद्ध काव्य धारा कवि। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। चलिए हम लोग देख रहे हैं, रीतकालीन कवियों ने काव्य भाषा के लिए रूप में प्रतिष्ठित किया है। हम लोग के जो इन्होंने कौन सी काव्य भाषा को इन्होंने सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित किया, तो जो ब्रज भाषा है सबसे ज़्यादा रचनाएं इन लोगों ने इसी में की हैं। तो आप लोग को ब्रज भाषा लगाना होगा। ये रीतकालीन कवियों का पूछा है। अगर आप लोग से कभी हिंदी साहित्यकालीन कवियों का पूछेगा, सॉरी हिंदी साहित्य का अगर पूछेगा कभी आप लोग को, तो आप लोग को खड़ी बोली लगाना है। ये आप लोग को याद रखना होगा। खड़ी बोली में सबसे ज़्यादा रचनाएं की हैं हिंदी साहित्य में। छायावाद युगीन कवि हैं। छायावाद युग के हम लोग के कवि कौन हैं? तो हम लोग के छायावाद युगीन कवि हो जाती हैं महादेवी वर्मा जी। हम लोग के छायावाद की युग की कवि हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कनुप्रिया के रचयिता हैं। कनुप्रिया जो है इसके रचयिता कौन है? तो कनुप्रिया के रचयिता हम लोग के हो जाते हैं रामधारी सिंह दिनकर। आप लोगों ने अभी इनका जाकर अभी जीवन परिचय नहीं देखा तो जाकर देख ले, जो इसमें मैंने इनकी प्रमुख रचनाएं बताए हैं, जो कि कनुप्रिया है। काफ़ी रचनाएं इनकी है जो मैंने बताया। आप लोग उसे जाकर वीडियो का फुल वॉच कीजिएगा। नई कविता युग के कवि हैं। नई कविता जो है इस युग के कवि कौन हैं? तो हम लोग की नई कविता युग के कवि त्रिलोचन जी हैं। आप लोग को इन प्रश्नों को 100% टिक करके रखना होगा। इसमें से आप लोग को 1-2 प्रश्न ऐसे होंगे जो कि आप लोग को नहीं समझ में आ रहे होंगे, तो वही प्रश्न आप लोग को 100% टिक करके रखना होगा। क्योंकि जैसे कनुप्रिया हो गया आप लोग नहीं अभी जाते हो, नई कविता युग के हम लोग का त्रिलोचन हो गया। ये चीज़ें आप लोग को अपनी कॉपी में लिख लेना है। आपको 100% पेपर में ये चीज़ें मिलने वाली हैं। हास्य रस का स्थायी भाव होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, जैसे कि मैंने इसको सैकड़ों बार करा रखा है। तो आप लोग इसे एक बिल्कुल रट के जाइए। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ पर होता है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना हम लोग की व्यक्त किया जाती है वहाँ पर हम लोग का उपमा अलंकार हम लोग का रूपक अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है वहाँ पर हम लोग का उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान का रूप की बात की जाती है वहाँ पर हम लोग को उपमा अलंकार होता है। चलिए
आप लोगों ने भी नहीं देखा, सॉरी। चलिए, हम लोग जैसे कि मैंने बता दिया कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ पर कौन सा होता है, तो रूपक अलंकार आप लोग को टिक करना होगा, ये 100% आएगा। सोरठा छंद के द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो सोरठा छंद जो होता है हम लोग की इसके दूसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो हम लोग का इसकी 8 होती हैं। आप लोग से जैसे रोला पूछा होगा, सोरठा, दोहा और छंद, तो हम लोग का इसमें हो जाती हैं 8 मात्राएं। सॉरी, इसका ऑप्शन ये गलत है, आप लोग को ये नहीं टिक करना होगा। जैसे सोरठा हो गया, जैसे हम लोग का दोहा का उल्टा सोरठा होता है, तो दोहे के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती है, दूसरे और चौथे चरण में 11-11, इसमें 13-13 मात्राएं होती है दूसरे और चौथे चरण में, तो आप लोग को यहाँ पर 13 करना होगा। ये थोड़ा सा गलती हो गया है, तो आप लोग इसे टिक कर लीजिएगा, इसे मैंने बहुत बार बता रखा है, तो आप लोग इसे इंपॉर्टेंट टिक करके रख लीजिएगा। उपहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, उपहार में हम लोग का उप उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो हम लोग का इसका हो जाता है राइट ऑप्शन। चलिए हम लोग त्रिभुवन में समास होता है 3 भवनों का समूह, द्विग समास। मैंने ये सारे के सारे समास आप लोग को करा रखे हैं, अगर अभी तक ने आपने वीडियो नहीं देखी तो जाकर जरूर वीडियो देखें मेरी समास वाली, क्योंकि मैंने उसमें उन्हीं चुनिंदा प्रश्नों को लिए जो कि आपके पेपर में बार बार शब्द पूछे जा रहे हैं, जैसे त्रिभुवन हो गया, तिराहा हो गया, चौराहा हो गया, इन सारे प्रश्नों को मैंने उसमें डाल रखा है, तो आप लोग जाकर उसे ज़रूर देखिए। ओष्ठ शब्द का तद्भव शब्द होता है, ओष्ठ का हम लोग का हो जाता है, ओष्ठ का हम लोग का ओष्ठ ऐसे लिखा जाता है हिंदी में। देखिए, तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जिन्हें हम लोग संस्कृत में लिखते हैं, तो संस्कृत हम लोग ओष्ठ को ऐसे लिखते हैं, जबकि हम लोग का तद्भव जो होता है वो हिंदी के शब्द होते हैं जो हम लोग बोलते हैं, जैसे ओष्ठ हम लोग ओष्ठ बोलते हैं इसे, तो आप लोग को ये टिक करके रखना होगा। युष्मद शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप होता है, युष्मद शब्द जो है उसका सप्तमी एक वचन कौन सा होता है, तो सबसे पहले आप लोग को सप्तमी पता होना चाहिए, एक वचन तो आप लोग कर ही लेंगे। तो हम लोग का जो इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे जितने भी दे रहे हैं ना 2, 3, 4 करके दिए हैं, तो आप लोग के इनमें से कोई नहीं है, तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये तो हो ही सकते हैं, इनमें से कोई नहीं हो ही नहीं सकता, तो आप लोग को इनमें से कोई नहीं भी देगा, वो ऑप्शन में 100% है कि अगर 20 प्रश्न पूछ रहा है तो संभावना इसकी है कि काक प्रश्न में तो 100% ऐसे दे ही देगा। चलिए हम लोग अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं, तो अर्थ के आधार पर हम लोग के वाक्य के 4 भेद होते हैं। चलिए, छात्र विद्यालय में खेलते हैं, कार्तिवाक्य का कर्मवाच्य वाक्य होगा। छात्र विद्यालय में खेलते हैं, तो हम लोग का क्या होगा, छात्र विद्यालय में खेला करते हैं, कि छात्र द्वारा विद्यालय में खेला जाता है, तो हम लोग का छात्रगण विद्यालय में खेलेंगे कि इनमें से कोई नहीं, तो आप लोग का इनमें से जो बी हो जाता है, छात्र द्वारा स्कूल पे खेला जाता है, ये आपका राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि आप सारा देख सकते हैं कि यहाँ पर इसमें पूछा है छात्र को हम लोग को कर्मवाच्य करना है, तो छात्र क्या काम कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो जो खेलना का काम कर रहे हैं वो छात्र करते हैं। यहाँ पर क्या ऐसे दिया है कि छात्र विद्यालय में खेल रहे हैं, तो छात्र कहाँ पर है, विद्यालय में, इसकी बात बता रहे हैं, विद्यालय में छात्र हैं ये बताया जा रहा है, तो आप लोग इस प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं इस समय। वे अभिकारी शब्द जिनमें पुरुष लिंग वचन कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता उन्हें कहा जाता है। जैसे कि हम लोग क्या किस में नहीं होता है, तो अव्ययी पद जो होते हैं हम लोग के इसी में नहीं होता है, बल्कि सारे के सारे में होता है, संज्ञा में भी हो जाता है, सर्वनाम में भी हो जाता है, लेकिन अव्ययी पद में हम लोग का नहीं होता, तो आपका इसका टिक करके रखना होगा, ये 100% आपका राइट आंसर है। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्नों को थोड़ा सा देखते हैं। चलिए, जहाँ पर दे रहा है निम्नलिखित ग्रंथों पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा, तो संस्कृत अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है, ऐसी नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर और ग्राम, हमारे देश और संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियां आपस में बंधी हुई हैं, जहां हमें उनमें और सब तरह के विभिन्नताएं, वहां उन सब में एकता है। तो आप लोग को यहाँ पर जो संदर्भ गद्यांश का संदर्भ दे रखा है, तो मैंने आपको संदर्भ काफ़ी बार बता रखा है, लेकिन आप लोगों को संदर्भ नहीं, वहाँ पर आपको लेखक और पाठ का नाम लिखना होता है, तो यहाँ पर आप लोग को लेखक का नाम लिख देना और पाठ का नाम लिख देना, जैसा कि मैंने ये करा रखा है, तो ये आप लोग को बताना है कि ये किस चैप्टर से है। तो हम लोग की ये तो हम लोग का जो चैप्टर है संस्कृत के वहाँ से है क्या, तो आप लोग इसे प्रश्न को देखिएगा, मैं अब आप लोग को केवल प्रश्न करा रहा हूँ, तो आप लोग के पास इतना टाइम नहीं है कि आप लोग इसे अब देखिएगा। अजंता संसार की, जैसे कि आप लोग देखिए हमारे देश का प्राण क्या है, तो मैं आप लोग को यहाँ पर बता दे रहा हूँ
कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ कैसे लिखना होता है। चलिए दोस्तों, जैसे कि हम लोग का संदर्भ क्या था, हम लोग का पाठ का नाम लिखना था, तो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग उसमें खोजने चले जाएंगे, क्योंकि काफ़ी बच्चे हम लोग से नए भी पढ़ रहे होते हैं, तो उनके लिए ध्यान में रखते हो। जैसे कि मैंने पुराने बच्चों को तो बता रखा है, लेकिन नए बच्चों को बताना जरूरी है। तो पाठ हम लोग का हो जाता है भारतीय संस्कृत, लेखक हो जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमारे देश का प्राण क्या है, हमारे देश का प्राण क्या है, ये पूछना चाह रहा है लेखक। तो इसमें संस्कृत अथवा सामाजिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। देखिए यहाँ से यहाँ तक आप लोग को बहुत ही आसानी से ये मिल गया। तो आप लोग यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ से ये जो रेखांकित अंश दिया है, जहाँ तक मैं टिक कर रहा हूँ, यहाँ तक आप लोग को लिखना होगा। रेखांकित अंश की व्याख्या, संस्कृत अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण होती है। लेखक कह रहा है कि संस्कृत और सामाजिक चेतना, संस्कृत की और सामाजिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है, अर्थात हमारा देश संस्कृत और सामाजिक चेतना से ही चलता है। इसकी नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर और ग्राम, हमारे देश और संप्रदाय और हमारे विभिन्न वर्ग और जातियां आपस में बंधी हुई हैं। ये बोल रहा है कि जो ये संस्कृत है ना, इसी के कारण हमारे जितने भी नगर हैं, देश हैं, विदेश हैं, जितने भी चीज़ें हैं ना, सारी सारी इसी से जुड़ी हुई हैं। हमारे विभिन्न वर्ग जातियां आपस में बंधी हुई हैं, जहां उनमें से और सब तरह की विभिन्नताएं, जब मतलब बोल रहे हैं कि ये जो लोग हैं, इनमें बहुत तरह की विभिन्नताएं होती हैं, लेकिन वहाँ उन सब में एकता है। लेकिन ये सब लोग एक साथ मिलकर एक ही जगह पर रहते हैं। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये हम लोग का हो गया अजंता संसार चित्रकला वाला, आप लोग देख लीजिएगा। इसको मैं आप लोग को दिखा दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लोग अथवा वाला कर लीजिएगा। चलिए, तो जो अथवा वाला था उसके प्रश्न उत्तर प्रश्न भी हैं, तो हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं कि ऊधव मन भय 10-20। चलिए हम लोग अब आ जाते हैं कि ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही। निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। चलिए मैं आप लोग को सबसे पहले बता दूं, यहाँ पर इसके पाठ और लेखक का नाम सबसे पहले ही पूछा जाता है। तो यहाँ पर लेखक हो जाएंगे सूरदास जी, इनका पाठ क्या है, सूरसागर। तो आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, लिखेंगे तो ज़्यादा टाइम जाता है। सूरसागर लेखक, सूरदास जी लेखक हैं, इनके पाठ का नाम है सूरसागर। पर गद्यांश का संदर्भ जो पूछता है तो पाठ और लेखक का नाम पूछता है, तो आप लोग से हो गया। रेखांकित अंश की व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। गोपी गौल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात। यहाँ पर भगवान कृष्ण की बात की जा रही है कि जो वो गोपियों के साथ सारा दिन खेलते हुए हंसते हुए उनका बीत जाता था। गौल बाल संग खेलत, गोपी और गौलों के साथ खेलते हुए सब दिन हंसा सिराद, उनका सारा ही दिन हंसते हुए बीत जाता था। सूरदास धनी धन ब्रजवासी, सूरदास कहते हैं कि मैं उस ब्रजवासियों का कोटि कोटि बार धन्यवाद करता हूँ, जिन्हों हित जदुनाथ, जिनके हित के लिए जगन्नाथ यहाँ से गए हुए हैं। चलिए हम लोग का हो गया। अब श्री कृष्ण को ब्रज क्यों नहीं भुलाया जाता है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन सबल कुंज की छाया, प्रात शाम माता जसुदा अरुण नंद देखि पावत, माखन रोटी दही सजावत, अतिहित साथ खियावत, गोपी गौल बाल संग खेलत, हंसत सब दिन सिरात। वो अब इस समय परेशान है, इसलिए उन्हें सुख के दिन अपने भूलते नहीं बन रहा था। आप लोग लिख देना होगा श्री कृष्ण को ब्रज क्यों नहीं भूलता बन रहा है, तो श्री कृष्ण यहाँ आकर बहुत ही मानसिक चेतनाओं से पीड़ित हो गए हैं, इस कारण उन्हें अपनी खुशियाँ भूली नहीं जा रही हैं। तो हम लोग को इसे देख लेना है अब आप लोग को। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जो अथवा वाला है। तो हम लोग संस्कृत वाले पे आ गए हैं, तब आप लोग को इसका देख लेना होगा संस्कृत में क्या है। जैसा कि यहाँ भी हो गया, तो निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो आप लोग को मैंने सारा कुछ बता रखा है, जैसे नागरिया बहुकाला यावता चिंतित एवं प्राहलाय उत्तर। आप लोग को दो में से कुछ है जो भी आ रहा है उसे कर लीजिएगा। ये जो हम लोग का प्रबुद्धो ग्रामीण नामक पाठ से लिया गया जो अथवा वाला है, तो आप लोग इसे करिएगा, आप लोग को बहुत ज़्यादा आसान पड़ेगा। इसमें देखिए कुन्नाय वेह कर्माणियम जिस्तम, देखिए मुझे बताना है तो मैं अभी बता दूंगा आप लोग को, लेकिन आप कुछ देर में इसे भूल जाएंगे, फिर आप वीडियो को बार बार देखेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप लोग जो प्रबुद्धो ग्रामीणा वाला है, इस पाठ को आप लोग जाकर एक बार यूट्यूब पर सर्च करके किसी भी टीचर से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैंने पढ़ा तो रखा है, लेकिन आप लोग इसे जाकर पूरा चैप्टर जितना है उसे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी ही वीडियो देखिए, आप किसी की भी जाकर पढ़ सकते हैं इसे। चलिए, तो आप लोग को श्लोक लिखना है। यहाँ पर आप लोग की जो मात्रा है, यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर आप लोग मेवाड़ चेतना भी दे रखा है। तो ये हम लोग का खंड काव्य जो देखा, आप लोग को जो जोहार लिखना है। चलिए हम आगे आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आप लोग को। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग को यहाँ पर देख रहे होंगे जो जोहार दिया है, तो आप लोग को जो जोहार ये रट के जाना। चलिए हम लोग को यहाँ पर निम्नलिखित में से लेखकों में से किसी एक लेखक के जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। जैसे कि मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का करा रखा है, आप लोग जाकर वीडियो से नहीं देखें देख लीजिएगा। और यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जी के मैंने करा रखा है, आप लोग उसे भी जाकर देख लीजिए अगर देखना होगा तो। आप लोग एक इसे देख लीजिए रामचंद्र शुक्ल को, और मैंने एक करा रखा है जयशंकर प्रसाद को। 3 वीडियो आप लोग जो पड़ी हुई उस चैनल पे आप लोग जाकर उसे देख लेंगे, अगर उससे बाहर कुछ आ गए फिर आप लोग मुझे बताइएगा। चलिए अब हम लोग को ऐसे ही कवि का है, जैसे देख रहे हैं कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
चलिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर आप लोग उनकी एक प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिएगा। जैसे हम लोग यहाँ पर है तुलसीदास का मैंने करा रखा है और सूरदास का करा रखा है, आप लोग उसे जाकर जरूर देख लीजिए। मैंने महादेवी वर्मा का भी करा रखा है, तो महादेवी वर्मा सबसे इंपॉर्टेंट है, आप लोग जाकर महादेवी वर्मा का जरूर देख लें और तुलसीदास का भी देख लीजिएगा। पर लेकिन महादेवी वर्मा का जरूर देख लें, क्योंकि महादेवी वर्मा 100% है आपके पेपर में आने वाली है। अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ कोई एक श्लोक को जो प्रश्न पत्र में आया हो लिखना हो, तो आप लोग को श्लोक लिखना है। तो अपनी गली मोहल्ले की नालियों के समुचित नागरिक निगम के स्वास्थ्य अधिकारियों को पत्र लिखना है। मैंने आप लोग को पत्र लिखना बता दिया है कि उसमें पत्र आप लोग को लिखना कैसे है, बहुत ही सरल भाषाओं में, जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं। तो आप लोग उसे जाकर जरूर देखें। अथवा छात्रवृत्ति के लिए मैंने छात्रवृत्ति के लिए स्पेशल करा रखा है, तो आप लोग उसे जाकर जरूर देख लें वीडियो को। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देखें। चंद्रशेखरा गृहम किम अवदत्, चंद्रशेखरा गृहम गृहम माताम सेवम अस्ति। और देखिए, जैसे पुरजनम केन सह युद्धम अकरोत, पुरजनः किस लिए युद्ध करते हैं, तो पुरजनः शांति के लिए युद्ध करते हैं। विद्या केन वर्धते, विद्या विद्येन वर्धते, ये चीज़ आप लोग को याद रखने होगा। ये प्रश्न 100% पूछा जाएगा कि विद्या केन वर्धते, विद्या विद्येन वर्धते, ये क्योंकि ये कुछ इनके पास घिसे पीटे प्रश्न हैं जो ये हर बार पूछे ही रहे हैं। चलिए, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, तो आप लोग को यहाँ पर आप लोग छात्र का अनुशासन जैसे आप लोग देश प्रेम पर लिख सकते हैं, बहुत ही आसान होता है, मैंने करा रखा है, जाकर आप लोग उसे देख लीजिए। वीडियो को यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं, आप लोग का पेपर समाप्त हो गया। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें। चलिए, धन्यवाद।